हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले ऑडियो में पढ़ाया था क्षार के साथ अभिक्रिया, तो क्षार के साथ अभिक्रिया हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण नंबर 6 चल रहा है, जिसमें मैंने 6वें हेडिंग में लिया है क्षार के साथ अभिक्रिया। तो क्षार के साथ अभिक्रिया में मैंने आपको 4 हेडिंग दिया है। पहला एल्डोल, दूसरा केनिजारो और तीसरा जो है परकिन अभिक्रिया और तीसरा टिसेंको अभिक्रिया, सी और डी हमारा परकिन अभिक्रिया। तो बच्चों हम ए में एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपको पढ़ा रहे हैं। पहला पार्ट ए पढ़ा रहे हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया को मैंने आपको 18वें एल्डिहाइड और कीटोन के जो है पार्ट 18वें भाग में मैंने आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ाया था, जिसमें स्व एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पढ़ाया था। फिर आज मैं आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत ही बी पार्ट में एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आपको 2 नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, एक क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया और एक नोवे नेजल अभिक्रिया। तो नोवे नेजल अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं, आज हमारा यही उद्देश्य है। आज हम आपको इसी के बारे में समझाएंगे। कौन सी अभिक्रिया? एल्डोल संघनन अभिक्रिया का 2 नेम रिएक्शन, जिसका नाम है, एक है क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया और दूसरा नाम है नोवे नेजल अभिक्रिया। तो क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं, नोवे नेजल अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह मेरा उद्देश्य है। आज आपको मैं इसी के बारे में समझाऊंगा। तो पहला हमारा यहाँ हेडिंग है नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया। तो क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान में से सुनिए। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया एक प्रकार का क्रॉस एल्डोल संघनन का उदाहरण है। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया एक प्रकार का किसका उदाहरण है, एक प्रकार का क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या लिया जाता है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं अथवा हम एरोमेटिक कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन, हम ऐसा एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, क्योंकि एलिफैटिक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, एलिफैटिक कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तो हमारे पास एलिफैटिक जो एल्डिहाइड लेंगे या एलिफैटिक कीटोन लेंगे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक अणु क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया के अंतर्गत एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे और दूसरा अणु एलिफैटिक एल्डिहाइड अथवा एलिफैटिक कीटोन लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त। अब इन दोनों को क्षार की उपस्थिति में, तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक कीटोन या एलिफैटिक एल्डिहाइड या एलिफैटिक कीटोन तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में आपस में सघनित हो जाते हैं और आपस में सघनित हो करके अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए और रिपीट करके आप सुनेंगे तो उसको लिख भी लेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का एलिफैटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन अल्फा हाइड्रोजन युक्त से सघनन तनु क्षार की उपस्थिति में होता है, जिसमें अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है। इसे क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। और क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया एक प्रकार का क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो भाई यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल इसका लिया जाए, जैसे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5
C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने लिया। ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब मैंने एक अणु तो बेंजल्डिहाइड ले लिया। अब दूसरा अणु हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे? दूसरा अणु हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड CH2C डबल बॉन्ड OEH। अब ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड है, जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। अब हमने ले लिया एसीटल्डिहाइड। अब क्या करेंगे? इसको तनु क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। NaOH तनु क्षार की उपस्थिति में। तो ये क्या होगा? हमारे पास यहाँ ऋण चार्ज, यहाँ धन चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ विद्युत ऋणात्मकता के कारण यहाँ ऋण चार्ज धन चार्ज आएगा। तो ये ऋण चार्ज हमारा क्या करेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के यहाँ का CH2 ऋणायन क्या करेगा? ये सीधे एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के CO समूह पर आक्रमण करेगा। तो ये CO का बंध हमारे पास खुल जाएगा और ये ऑक्सीजन किसको पकड़ेगा? इस H धनायन को पकड़ेगा। यह इसकी एक प्रकार से देखा जाए तो क्रियाविधि ही है। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो क्या होगा? हमारे पास C6H5 एक तरफ और एक तरफ हमारे पास H होगा। एक तरफ क्या होगा? C6H5, एक तरफ H होगा। और यहाँ पर एक तरफ जो हमारे पास डबल बॉन्ड O था वो सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और वही H से जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा। और यहाँ से सिंगल बॉन्ड से आकर के क्या जुड़ जाएगा? हमारे पास ये CH2 C डबल बॉन्ड OH आकर के जुड़ेगा। तो CH2 को हम ओपन करके दिखा ले रहे हैं, CHOH करके दिखा ले रहे हैं। और फिर आगे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H होगा। ये क्या बना बच्चों? ये बना हमारा एल्डोल बना। क्या बना? एल्डोल बना। क्या बना? एल्डोल बना। अब इस एल्डोल, अब यह एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे। अब इस एल्डोल को जब हीट करेंगे तो इसका OH और इसका H आपस में मिलकर के क्या बना लेगा बच्चों? ये जल बना लेगा, H2O बना लेगा। अब H2O बना लेगा और इधर वाला हमारे पास क्या बनेगा? एक तरफ तो C6H5 रहेगा और एक तरफ H रहेगा। और इसी से हमारा क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा। इसी से हमारा डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ होगा हमारे पास CH और आगे हमारे पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। अब इस यौगिक का यूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? देख सकते हैं खुली श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह है तो खुली श्रृंखला को जनक श्रृंखला बनाएंगे। 1 2 3। 3 पर हमारा ये फेनिल समूह लगेगा और 2 पर युग्मबंध है तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 फेनिल, इसका नाम होगा 3 फेनिल। उसके बाद प्रोप 2 इन और फिर कामा 1 अल। इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यौगिक का यही आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा कौन सी अवक्रिया हुआ? ये हमारे पास बच्चों हुआ क्लेजन स्मिथ अवक्रिया। क्लेजन स्मिथ अवक्रिया का एक उदाहरण हो गया। क्लेजन स्मिथ अवक्रिया का एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया। तो क्लेजन स्मिथ अवक्रिया किसके बीच होता है? एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लेजन स्मिथ अवक्रिया किसके बीच होता है? एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक अणु एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड कैसा हो? अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक अणु तो ये हो गया। अब एक अणु हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो क्रॉस हो गया कि नहीं? एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक अणु एलिफैटिक एल्डिहाइड है और दोनों संघनन कर रहे हैं तो क्रॉस संघनन होगा, क्रॉस एल्डोल संघनन अवक्रिया होगा।
एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक अणु एलिफेटिक एल्डिहाइड जब आपस में संघनन करते हैं तो यह संघनन अवक्रिया क्लेजन स्मिथ अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा अणु एलिफेटिक एल्डिहाइड आपस में जब संघनन अवक्रिया करते हैं तो उसे क्लेजन स्मिथ अवक्रिया कहते हैं, जिसको मैंने ये क्लेजन स्मिथ अवक्रिया का एक उदाहरण मैंने आपको सामने रखा। इसे आप शॉर्ट स्क्रीन करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण नंबर दूसरा हम लेंगे। उदाहरण नंबर क्लेजन स्मिथ का उदाहरण नंबर 2 लेंगे। अब क्लेजन स्मिथ का उदाहरण नंबर 2 में हम क्या लेंगे? एक अणु तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा अणु हम लेंगे एलिफेटिक कीटोन। तो दूसरे उदाहरण में देखिए बच्चों, मैं क्या ले रहा हूं, यहां हम ले रहा हूं एक अणु C6H5 C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H। तो हमारे पास एक तरफ C6H5, देखिए यहां हम नहीं लेकर के हम यहां ले रहे हैं, गलत हो गया है। अब यहां हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2। तो एक तरफ हमारे पास हो गया C6H5 और एक तरफ हो गया H। अब ये मैंने यहां ले लिया C डबल बॉन्ड O, बीच में C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ हो गया हमारा C6H5, एक तरफ H हो गया। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नाम है, जिसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एक अणु ले लिया, लेकिन अब दूसरा अणु क्या लेंगे हम? एलिफेटिक कीटोन लेंगे। तो एलिफेटिक कीटोन देखो हम ले रहे हैं H, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। ये हमारा है एलिफेटिक कीटोन। तो एलिफेटिक कीटोन में मैंने क्या लिया? एलिफेटिक कीटोन में मैंने लिया एसीटोन। तो अगर ऐसे अणु अगर संघनन करेंगे तो इसे क्लेजन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, क्लेजन स्मिथ अवक्रिया के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि यहाँ एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो दूसरा अणु एलिफेटिक कीटोन है। एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो दूसरा अणु एलिफेटिक कीटोन है। अब एलिफेटिक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है। तो अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यही है बात कहना यहाँ, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक कीटोन, एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक कीटोन तथा दूसरा अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक कीटोन और दूसरा अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड आपस में NaOH क्षार, ये तनु रहेगा, तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में यदि संघनन कर रहे हैं तो इस संघनन अवक्रिया को क्लेजन नामक वैज्ञानिक ने व्यक्त किया है। इसे क्लेजन स्मिथ अवक्रिया कहेंगे। तो कैसे होगा भाई? देखिए यहाँ पर ऋण चार्ज आएगा, यहाँ धन चार्ज होगा और ये वाला हमारा जाकर के यहाँ आक्रमण करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर आक्रमण करेगा। ये कार्बन ऑक्सीजन बंध खुल जाएगा और ये जाकर के H को पकड़ लेगा। तो हमारे पास कैसे बनेगा? यहाँ नीचे एक तरफ तो C6H5 रहेगा और एक तरफ हमारे पास H रहेगा और बीच में C, ये हो गया। अब इसके एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन, उससे O और H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा? CH2 आके जुड़ेगा। तो CH2 को हम CH लिख सकते हैं और H को ओपनली ऐसे दिखा सकते हैं। ये CH2 मैंने लिख दिया ओपन करके। और आगे क्या होगा? आगे हमारा COCH3 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बना बच्चों? ये हमारे पास क्या बना? ये बना हमारे पास एल्डोल बना, एल्डोल बना। तो इस प्रकार से जब हमारा एलिफेटिक अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड जब आपस में NaOH क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं तो यह एल्डोल बनता है। इसे हम क्लेजन स्मिथ एल्डोल संघनन अवक्रिया कहेंगे। क्लेजन स्मिथ एल्डोल संघनन अवक्रिया कहेंगे। अब एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल को यदि हम यहाँ से गर्म करें, हीट करें, यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो यह OH और यह H आपस में मिल करके
जल का निर्माण कर देगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब जब H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन बन जाएगा, C6H5, दूसरी तरफ H, और बीच में हमारे पास ये क्या होगा, ये C, यहाँ पर C रहेगा, एक तरफ C6H5, एक तरफ H, बीच में हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड के आगे CH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CO, CH3। तो क्या बन गया हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्लैजन स्मिथ अवक्रिया कहेंगे। इसमें एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड ले आपस में NaOH तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में जब संघनन करते हैं तो पहले एल्डोल बनाते हैं। अब एल्डोल बनने के बाद यहाँ का OH यहाँ का H आपस में मिलकर के जल बना करके बाहर निकल जाता है। क्या बना करके, धन H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। अब जल बन करके बाहर निकल गया और क्या बचा यहाँ, तो यहाँ अनसैचुरेटेड हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। इसका यूपीएससी नाम देखा जाए तो खुली श्रृंखला के साथ क्रियात्मक समूह है, इसलिए जनक श्रृंखला में 1 2 3 4 आएगा। 4 पर ये शाखा मिलेगी C6H5, तो C6H5 क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 फेनिल ब्यूट 3 और 2 ओन। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का आईपीएसी नाम हो जाएगा 4 फेनिल ब्यूट 3 2 ओन। तो ये हमारा क्लाजिन स्मिथ अवक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल है। क्लाजिन स्मिथ अवक्रिया का ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्लाजिन स्मिथ का एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब क्लाजिन स्मिथ का एग्जाम्पल नंबर 3 भी ले सकते हैं। क्लाजिन स्मिथ का उदाहरण नंबर 3 क्या होगा कि एक अणु हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लें, C6H5 C डबल बॉन्ड O, एक अणु हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड और दूसरा अणु क्या होगा, दूसरा अणु हम ले रहे हैं एरोमेटिक कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त रहेगा। क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन H CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर हमारे पास रहेगा C6H5। तो ये मैंने लिया, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन एक अणु क्या, एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन जिसका नाम है एसीटोफिनोन। ये लिया गया एक अणु, तो ये लिए हम। और दूसरा अणु हमने क्या लिया, दूसरा अणु हमने लिया बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में कौन लिया हमने, बेंजल्डिहाइड। तो एक तरफ से तो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते आ रहे हैं भाई, पहले उदाहरण में भी हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दूसरे उदाहरण में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है और तीसरे उदाहरण में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एक अणु तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा। क्लाजिन स्मिथ का यही कहना है कि एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा अणु हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक कीटोन ले सकते हैं या अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन ले सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के अवक्रिया को क्लाजिन स्मिथ अवक्रिया कहते हैं। तो एक अणु हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड रहना फिक्स है क्लाजिन स्मिथ अवक्रिया में। तो एक अणु क्लाजिन स्मिथ अवक्रिया में एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा ही रहेगा। दूसरे अणु में आप अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लीजिए
चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन लीजिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन लीजिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक एल्डिहाइड लीजिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन लीजिए, चाहे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफैटिक कीटोन लीजिए, लेकिन एक अणु आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहेगा। तो ऐसे इस प्रकार की अवक्रिया को क्लाइजन स्मिथ अवक्रिया कहते हैं। अब एक अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन और दूसरा अणु हमारे पास ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर हमारे पास ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल्स कार्बन पर यहाँ कौन करेगा, ये बंध हमारा खुल जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जाकर H से जुड़ जाएगा। और ये किसके उपस्थिति में होगा, ये होगा हमारे पास तनु NaOH क्षार के उपस्थिति में। ये दोनों आपस में संघनन करेंगे। संघनन करेंगे क्या बनाएंगे, एक तरफ हमारा हो जाएगा C6H5, एक तरफ H, बीच में हमारे पास ये C आएगा और C से एक तरफ जो जाएगा OH, दूसरी तरफ होगा हमारे पास CH2। H को यहाँ ओपन करके दिखा ले रहे हैं तो CH हो जाएगा। CH के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O और फिर C6H5। ये हमारे पास क्या बना बच्चों, ये बना हमारे पास एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल को हम गर्म कर दें, हीट कर दें, तो एल्डोल गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5H और यहाँ C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO और फिर सिंगल बॉन्ड C6H5। ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हो गया। तो इस प्रकार से जो अवक्रिया मैंने आपको बताया, यह अवक्रिया भी क्या है, यह अवक्रिया भी एक प्रकार का क्लाइजन स्मिथ अवक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, एक अणु एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा अणु अल्फा हाइड्रोजन युक्त एरोमेटिक कीटोन तनु NaOH क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनन करते हैं, एल्डोल बनाते हैं, और फिर एल्डोल को जब हम गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के अवक्रिया को क्लाइजन स्मिथ अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्लाइजन स्मिथ अवक्रिया का उदाहरण नंबर 3। अब आगे हम लेते हैं दूसरी अवक्रिया लेते हैं। दूसरी अवक्रिया है हमारा नोवेनेजल अवक्रिया। नोवेनेजल अवक्रिया। नोवेनेजल अवक्रिया का अंग्रेजी में नाम है KNEVEN GEAL, नोवेनेजल रिएक्शन। यह है नोवेनेजल अवक्रिया। तो नोवेनेजल अवक्रिया भी एल्डोल संघनन अवक्रिया का ही उदाहरण है। अब इसका क्या है, परिस्थिति क्या है, इसमें ध्यान रखना है कि यह नोवेनेजल अवक्रिया, ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट बता रहे हैं। नोवेनेजल अवक्रिया सिर्फ एल्डिहाइड में होता है, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। तो नोवेनेजल अवक्रिया सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड में होता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड में होता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड में नोवेनेजल अवक्रिया होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नोवेनेजल अवक्रिया कीटोन में नहीं होता, सबसे प्रमुख बात यह है, ध्यान रखेंगे। नोवेनेजल अवक्रिया न तो एलिफैटिक कीटोन में होता है न ही एरोमेटिक कीटोन में होता है। नोवेनेजल अवक्रिया सिर्फ एल्डिहाइडों में होता है। कौन से एल्डिहाइड में होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड में होता है और एलिफैटिक एल्डिहाइड में होता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड में होता है। तो बात साफ हो गया। अब यहाँ कौन सा क्षार होगा, तो पिरिडीन क्षार के उपस्थिति में अवक्रिया होगी।
किस क्षार की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया होगा? यहाँ NaOH क्षार नहीं होगा, यहाँ पिरिडीन क्षार होगा। तो किस क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। और किसके साथ संघनन करता है? तो यह संघनन करता है सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक से। सक्रिय मेथिलीन युक्त यौगिक, तो सक्रिय मेथिलीन यौगिक मतलब मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल। तो मैलोनिक अम्ल में सक्रिय मेथिलीन समूह पाया जाता है। तो सक्रिय मैलोनिक अम्ल में, जो हमारा मैलोनिक अम्ल होता है उसमें सक्रिय मेथिलीन समूह पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त कौन सा यौगिक होता है? मैलोनिक अम्ल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नोवेनेजल अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? नोवेनेजल अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए, पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एलिफेटिक एल्डिहाइड सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त, अर्थात क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? मैलोनिक अम्ल के साथ संघनन करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो क्या बनाएगा बच्चों? उत्पाद इसका क्या होगा? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा उत्पाद के रूप में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन सकते हैं कि पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में एलिफेटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त ब्रैकेट में मैलोनिक अम्ल यौगिकों से संघनन करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन बच्चों आप सुन लिए होंगे, इसकी अभिक्रिया कैसी होगी। तो अभिक्रिया देखिए, यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं तो C6H5 C डबल बॉन्ड O, तो एक तरफ H होगा, एक तरफ H, एक तरफ C6H5, बीच में C डबल बॉन्ड O। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? मैलोनिक अम्ल से कराएंगे। तो मैलोनिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? तो मैलोनिक अम्ल का सूत्र होता है यहाँ बच्चों हमारे पास सूत्र होगा CH2 और एक तरफ हमारे पास C डबल बॉन्ड COOH, एक तरफ COOH। ये मैलोनिक अम्ल है। कौन अम्ल है ये? मैलोनिक अम्ल है। तो मैलोनिक अम्ल में ये CH2 समूह सक्रिय है। अब ये CH2 समूह जब सक्रिय है तो इसी के साथ अभिक्रिया होगी मैलोनिक अम्ल का। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? अब इसको हम पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे। किस क्षार की उपस्थिति में? पिरिडीन क्षार। पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड को मैलोनिक अम्ल के साथ पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा? हमारे पास उत्पाद बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक अणु CO2 जल और एक अणु जल हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखेंगे
कि अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मेलोनिक अम्ल से सघन अवक्रिया कर रहा है पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और इस प्रकार की अवक्रिया को नोवेनेजल अवक्रिया कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड मेलोनिक अम्ल से पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में सघनन अवक्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को नोवेनेजल अवक्रिया कहते हैं। इसका अनसैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक बना इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिनामिक अम्ल, CINAMIC सिनामिक एसिड, इसका नाम है सिनामिक अम्ल। जो बना है इसका नाम है सिनामिक अम्ल। इसी प्रकार बच्चों यदि हम एलिफैटिक एल्डिहाइड लें, जैसे हम लें CH3 और C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H लें, तो हमारे पास ये कैसा मैंने एल्डिहाइड लिया? ये मैंने आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया, एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड में कौन एल्डिहाइड है? ये एसिटल्डिहाइड है। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया किससे कराएंगे? मेलोनिक अम्ल से कराएंगे। CH2 COOH ये हमारे पास कौन है एसिड? ये एसिड है हमारा मेलोनिक अम्ल। तो मेलोनिक अम्ल सक्रिय CH2 समूह इसमें पाया जाता है। अब सक्रिय CH2 समूह के कारण ही हम इसकी अवक्रिया मेलोनिक अम्ल से करा रहे हैं। तो मेलोनिक एसिड से करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में? पिरिडीन क्षार, पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे। तो पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में जब हम एलिफैटिक एल्डिहाइड अर्थात एसिटल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड COOH और प्लस CO2 गैस और प्लस H2O हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, क्या बना? हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो चाहे हम एलिफैटिक एल्डिहाइड से करा रहे हैं चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड से करा रहे हैं, दोनों से क्या बन रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। तो यह अवक्रिया भी हमारा नोवेनेजल अवक्रिया होगा। तो ये नोवेनेजल अवक्रिया का ये उदाहरण नंबर, नोवेनेजल अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1, नोवेनेजल अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2। यह नोवेनेजल अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2 है, एलिफैटिक एल्डिहाइड से मेलोनिक अम्ल का अवक्रिया, और यह नोवेनेजल अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 है बेंजल्डिहाइड से मेलोनिक अम्ल का अवक्रिया। तो जब बेंजल्डिहाइड का मेलोनिक अम्ल से अवक्रिया कराएंगे पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, तो सिनामिक अम्ल बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस प्रकार के अवक्रिया को नोवेनेजल अवक्रिया कहेंगे। और यदि एलिफैटिक एल्डिहाइड जैसे कि एसिटल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से करा रहे हैं पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, तब भी हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? क्रोटोनिक एसिड, CROTONIC एसिड, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराते हैं पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, तो क्रोटोनिक एसिड का निर्माण होता है और यह अवक्रिया नोवेनेजल, यह अवक्रिया नोवेनेजल अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चाहे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराएं, तब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे हम एसिटल्डिहाइड अर्थात एलिफैटिक एल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराएं, तब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्रोटोनिक अम्ल बनेगा। तो इस प्रकार के अवक्रिया को नोवेनेजल अवक्रिया कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है बच्चों, इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। नोवेनेजल अवक्रिया क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एलिफैटिक एल्डिहाइड। नोवेनेजल अवक्रिया का इंट्रोडक्शन एक बार फिर से सुन लीजिए।
एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त, सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त मतलब मेलोनिक अम्ल से अपक्रिया कराते हैं पिरिडीन क्षार के उपस्थिति में, तो हमारा उत्पाद बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इस प्रकार के अवक्रिया को नोवेनेजल प्रकार का नोवेनेजल अवक्रिया कहते हैं। और यह नोवेनेजल अवक्रिया कीटोन में नहीं पाया जाता, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। नोवेनेजल अवक्रिया कीटोन में नहीं होता, नोवेनेजल अवक्रिया केवल एल्डिहाइड में ही होता है। और यह एलिफेटिक एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड मेथिलीन समूह युक्त यौगिक जैसे कि मेलोनिक अम्ल से अवक्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, तो नोवेनेजल अवक्रिया कहलाता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने बेंजल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराया तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त हुआ, और एलिफेटिक एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड की क्रिया मेलोनिक अम्ल से कराते हैं तो क्रोटोनिक एसिड प्राप्त करते हैं, और दोनों अवक्रिया नोवेनेजल अवक्रिया का उदाहरण है। तो ये तो हमारा हुआ बच्चों एल्डोल संघनन अवक्रिया का जो दो नेम रिएक्शन मैंने कहा था पढ़ाएंगे हम आपको अगले ऑडियो में। दो नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे, क्लेजन स्मिथ अवक्रिया और नोवेनेजल अवक्रिया। ये मैंने आपको पिछले वीडियो नंबर 18 में मैंने कहा था कि आपको आगे एल्डोल संघनन अवक्रिया का दो उदाहरण बताएंगे, नेम रिएक्शन नोवेनेजल अवक्रिया और क्लेजन स्मिथ अवक्रिया। तो यह एल्डोल संघनन अवक्रिया का उदाहरण क्लेजन स्मिथ अवक्रिया और नोवेनेजल अवक्रिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आगे हम बच्चों लेंगे, आगे आपको हम बी पार्ट अब समझाएंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 6। एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण भाग 6, क्षार के साथ अवक्रिया। तो क्षार के साथ अवक्रिया के अंतर्गत पहला हेडिंग ए हेडिंग एल्डोल संघनन अवक्रिया समाप्त हो गया आज। अब बी हेडिंग लेंगे, क्षार के साथ अवक्रिया के अंतर्गत बी पार्ट होगा केनिजारो अवक्रिया। पहला ए पार्ट था क्षार के साथ अवक्रिया में, ए पार्ट था एल्डोल संघनन अवक्रिया। अब बी पार्ट लेंगे केनिजारो अवक्रिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिए इसको, जो हमारा पहला ए पार्ट था एल्डोल संघनन अवक्रिया, तो एल्डोल संघनन अवक्रिया में आपको एक मुख्य बात बताया गया था कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, यदि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है तो एल्डोल संघनन अवक्रिया संभव है। चाहे वह स्व एल्डोल करेगा चाहे क्रॉस एल्डोल करेगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है तो एल्डोल संघनन अवक्रिया होगी। अब बी पार्ट आपको पढ़ाएंगे केनिजारो अवक्रिया। तो केनिजारो अवक्रिया में यह मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है केनिजारो अवक्रिया का, कि जिस एल्डिहाइड में, जिस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, उसमें केनिजारो अवक्रिया होगा। समझ में आया बच्चों? तो केनिजारो अवक्रिया किसमें होगा? जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा उस एल्डिहाइड में केनिजारो अवक्रिया होगा, और जिस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यह सिर्फ एल्डिहाइड में ही अवक्रिया होगा, कीटोन में नहीं होगा। यह बात नोट पॉइंट रख लीजिए कि केनिजारो अवक्रिया का एक विशेषता यह भी है कि केनिजारो अवक्रिया हमारा कीटोन में नहीं पाया जाता। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए बच्चों, ध्यान में रखिए। तो हमारे पास देखिए एक तरीके से देखा जाए तो हमारा रासायनिक गुण 6 चल रहा है, छठवां चल रहा है क्षार के साथ अवक्रिया। क्षार के साथ अवक्रिया चल रहा है बच्चों। तो क्षार के साथ अवक्रिया में मैंने ए पार्ट आपको पढ़ाया एल्डोल
एल्डोल संघनन अवक्रिया आपको मैंने पढ़ाया, ये हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमारा बी पार्ट आज चलेगा बच्चों। अब बी पार्ट चलेगा। बी पार्ट का नाम है केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया भी एक प्रकार का नेम रिएक्शन है बच्चों। अब देखिए एल्डोल और केनिजारो में क्या अंतर है। एल्डोल तो उसमें हुआ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु था, ध्यान रखेंगे। एल्डोल अभिक्रिया तो उसमें हुआ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद था। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोन में एल्डोल संघनन अभिक्रिया संपन्न हुआ। लेकिन केनिजारो अभिक्रिया, तो केनिजारो अभिक्रिया सिर्फ एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं होगा। पहला नोट पॉइंट जान लीजिए। फर्स्ट नंबर, केवल एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में नहीं होगा। कीटोन में नहीं होता है, पहला पॉइंट। तो केनिजारो अभिक्रिया कहाँ होगा? केनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं होगा। नोट नंबर दो क्या है? उन एल्डिहाइड में होगा जहां अल्फा हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। बात ध्यान रखेंगे। अर्थात जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा, उसमें तो एल्डोल होगा। लेकिन जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, उसमें क्या होगा? उसमें केनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि केनिजारो अभिक्रिया कहाँ होगा। केनिजारो अभिक्रिया कीटोन में नहीं होता है, पहला नोट पॉइंट। केनिजारो अभिक्रिया कीटोन में नहीं होता, केनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड में होता है, पहला नोट पॉइंट। अब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि उसी एल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं होता है। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, उसी एल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगा। तो आप बात समझ गए होंगे कि किस एल्डिहाइड में केनिजारो होगा और किस एल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया नहीं होगा, और कीटोन में तो होता ही नहीं है। तो हमारे पास कोई किसी ऐसे एल्डिहाइड का नाम बताइए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो। तो हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड में एक सूत्र है HC+O, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें केनिजारो अभिक्रिया होगा। दूसरा यौगिक है C6H5C+O, H जो है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो जब बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए इसमें केनिजारो अभिक्रिया होगा। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए केनिजारो अभिक्रिया संपन्न होगा। लेकिन एक यौगिक है हमारे पास CH3C+OH, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए केनिजारो अभिक्रिया इसमें नहीं होगा।
नहीं होगा। बात ध्यान रखें, किसमें नहीं होगा? एसिटल्डिहाइड में। तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए केनिजारो अवक्रिया नहीं होगा। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर केनिजारो फॉर्मल्डिहाइड यौगिक में केनिजारो अवक्रिया होगा। बेंजल्डिहाइड यौगिक में केनिजारो अवक्रिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इस दोनों यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं है। अब बच्चों, केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में सुनिए जरा। ये तो मैं अभी आपको समझा रहा था केनिजारो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो हमारा बी पार्ट जो हेडिंग है केनिजारो अवक्रिया, तो केनिजारो अवक्रिया का इंट्रोडक्शन सुनिए बच्चों, क्या होगा? केनिजारो अवक्रिया का इंट्रोडक्शन सुनिए क्या होगा कि वे एल्डिहाइड, ध्यान से सुनिए, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड को जब सांद्र क्षारीय विलयन अर्थात सांद्र NaOH का विलयन, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या सांद्र KOH का विलयन के साथ कराते हैं अवक्रिया, तब एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित तो हो जाता है, और इस प्रकार के अवक्रिया को केनिजारो अवक्रिया कहते हैं। अर्थात देखा जाए बच्चों तो केनिजारो अवक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की अवक्रिया हो रही है। अर्थात दो अणु ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। केनिजारो अवक्रिया के इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा आपने, अब उससे हम क्या अर्थ निकालेंगे? दो अणु ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH विलयन के साथ यदि गर्म किया जाता है तो एक अणु एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में और दूसरा अणु हमारा एल्कोहल में, तो एक अणु हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु हमारा एल्कोहल में अपचयित तो हो जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को केनिजारो अवक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान से सुना होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड को जब सांद्र NaOH के जलीय विलयन अथवा सांद्र KOH के जलीय विलयन के साथ अवक्रिया कराते हैं, तब एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम केनिजारो अवक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अवक्रिया को हम केनिजारो अवक्रिया कहते हैं। तो एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाएगा, एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा और एक अणु एल्कोहल बनाएगा। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्या कहेंगे? केनिजारो अवक्रिया कहेंगे। अब हम केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। क्या? हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO सूत्र है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, इसका हम 2 अणु लेंगे। अब 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के किसके साथ अवक्रिया कराएंगे? NaOH क्षार के साथ कराएंगे। ये हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। क्यों फॉर्मल्डिहाइड लिया? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु लेकर के सांद्र NaOH क्षार के साथ गर्म किया। गर्म करेंगे तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु क्या करना आएगा? फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना देगा और एक अणु क्या बना देगा?
मेथेनाल CH3OH, तो एक अणु तो मेथेनाल और एक अणु क्या बना दिया, सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट लवण बना दिया। तो एक अणु सोडियम फार्मेट लवण अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना दिया, और एक अणु मेथेनॉल मतलब HCHO का एक अणु मेथेनॉल में अपचयित हो गया, और फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु सोडियम फार्मेट लवण का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम केनिजारो अवक्रिया कहेंगे। तो केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण नंबर 1 हो गया। केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 में मैंने एक अणु क्या लिया, अब एक अणु हम ले रहे हैं, 2 अणु ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। हमने क्या लिया, C6H5CHO लिया। ये क्या है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या है, यह एरोमेटिक एल्डिहाइड है। C6H5CHO एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का 2 अणु लेकर के हम क्या करेंगे, NaOH क्षार, सांद्र NaOH क्षार के साथ इसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म कर देंगे तो क्या उत्पाद बनेगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड का एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण C6H5COONA, C6H5COONA बना देगा, और बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु क्या बना देगा, C6H5CH2OH। तो एक अणु तो ये जो हमारा एल्कोहल बन गया, इसका नाम होगा बेंजिल, BENZYL, बेंजिल एल्कोहल। तो एक अणु बेंजिल एल्कोहल में अपचयित हो गया, और एक अणु सोडियम बेंजोएट लवण, सोडियम बेंजोएट साल्ट बना दिया। तो बच्चों यदि हम 2 अणु बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH क्षार से कराते हैं, तो एक अणु सोडियम बेंजोएट लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, और बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु बेंजील एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के अवक्रिया को हम केनिजारो अवक्रिया कहते हैं। तो मैंने बच्चों आपको केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण एलिफैटिक एल्डिहाइड में भी बता दिया, और केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी उदाहरण मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हुआ हमारा केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। अब आगे हम आपको बता दें बच्चों केनिजारो अवक्रिया का क्रियाविधि। केनिजारो अवक्रिया का क्रियाविधि क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो केनिजारो अवक्रिया में NaOH क्षार है, तो NaOH क्षार को पहले हम डिसोसिएट करेंगे, तो सोडियम धनायन में और OH ऋणायन में अलग हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स का कार्य करेगा। अब क्या होगा बच्चों, पहले पद फर्स्ट में क्या होगा, तो पहले पद में जो हमारा OH न्यूक्लियोफाइल्स है, क्षार जो है, यह OH न्यूक्लियोफाइल्स क्षार एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। तो कैसे होगा देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास C6H5C डबल बॉन्ड O है, और ये हमारे पास H है। ये देखिए हमारा बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये हमारे पास, बेंजल्डिहाइड है, और इस पर आएगा हमारे पास क्षार। ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल्स। तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करता है, कार्बोनिल के कार्बन पर, माने एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। तो जब यह कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है तो ये हमारा बंध टूट जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा,
C6H5, बीच में C और एक तरफ यह OH जाकर के जुड़ गया तो OH हो गया, एक तरफ हमारा H रहेगा ही रहेगा और ये हमारा बंध खुल गया और यहाँ O निगेटिव आ जाएगा हमारे पास। यह ऋणायन बनता है, क्या बना? ऋणायन फर्स्ट बन गया हमारे पास। तो जब बच्चों हमारे पास ये NaOH क्षार पहले डिसोसिएट होता है, OH न्यूक्लियोफाइल्स होता है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या करता है? पहले बेंजल्डिहाइड के एक अणु पर, बेंजल्डिहाइड के पहले अणु पर न्यूक्लियोफाइल तेजी से कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ALKOXID। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड ऋणायन का निर्माण करता है तो OH न्यूक्लियोफाइल्स कार्बोनिल के कार्बन समूह पर आक्रमण करके हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। पहले पद में ये होता है। अब पद नंबर 2 में क्या होगा? तो पद नंबर 2 में ऋणायन फर्स्ट हाइड्राइड आयन दाता की भांति व्यवहार करता है। ऋणायन फर्स्ट हमारा हाइड्राइड आयन दाता की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो अन्य एल्डिहाइड अणु में हाइड्राइड स्थानांतरित करता है, अम्ल तथा अन्य एल्कोक्साइड आयन बनाता है और फिर अंत में अम्ल तथा एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण तेजी से करके उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा बच्चों? देखिए हमारे पास दूसरे पद में क्या होता है? C6H5, C सिंगल बॉन्ड O यहाँ रहेगा निगेटिव चार्ज, यहाँ हमारे पास H है और यह OH आकर के जुड़ गया। अब बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु, तो बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु क्या है? C डबल बॉन्ड O, C6H5 और ये H है। यह हमारे पास बेंजल्डिहाइड, यह बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु है और यह बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु है और यह हमारे पास ऋणायन फर्स्ट है, जो पहले पद में बना है। ये पहले पद में जो ऋणायन फर्स्ट बना है वही ऋणायन फर्स्ट हमारा पहले पद का है और ये दूसरा अणु बेंजल्डिहाइड का है। तो ये जो हमारे पास ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन का ऋण चार्ज है, ये अंदर की तरफ आएगा तो हमारा ये बंध खुल जाएगा और ये प्रोटॉन हमारा जाएगा बेंजल्डिहाइड के दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण कर देगा। तो जब जाएगा दूसरे अणु पर आक्रमण कर देगा तो हाइड्राइड स्थानांतरण हो जाएगा। अब यहां क्या होगा? हाइड्राइड स्थानांतरण हो जाएगा। अब हाइड्राइड स्थानांतरण होगा और मंद गति से होगा, स्लो स्टेप में होगा। तो जब स्लो स्टेप में होगा तो क्या होगा बच्चों? यहां तो ये हमारे पास बन जाएगा C6H5, ये पहला वाला C6H5 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा? इधर वाले में हमारे पास हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड, दूसरा वाला इधर वाला क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव यहाँ हो जाएगा और यहाँ H हमारे पास पहले ही से था, एक H और आ जाएगा और ये C6H5 होगा। माने जब ये हाइड्राइड आयन स्थानांतरित होगा तो पहला वाला तो ऐसा हो जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। C6H5 H C डबल बॉन्ड O था तो ये वाला H जब यहाँ जाएगा तो ये बंद खुल जाएगा तो यहाँ ऋण चार्ज आ जाएगा और ये वाला H जाकर के इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 H हो जाएंगे। अब यहाँ 2 H हो गया। अब ये क्या बना? एल्कोक्साइड आयन, ALKOXID एल्कोक्साइड आयन सेकेंड बना। क्या बना? यह एल्कोक्साइड आयन सेकेंड बन गया। अब जब एल्कोक्साइड आयन सेकेंड बन गया तो अब यहां आगे क्या होगा? बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट गति से
अब यहाँ वाला जो हाइड्राइड आयन है, देखिए ये वाला जो हमारे पास हाइड्राइड आयन है, यहाँ वाला देखो ये हमारे पास है ना, ये अंदर की तरफ आएगा तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा तो C डबल बॉन्ड O जो हो जाएगा, और ये C6H5 C डबल बॉन्ड O और फिर ये O और H। अब ये क्या होगा, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। अब ये जाएगा हमारे पास, इसके पास आक्रमण करेगा और बहुत ही फास्ट गति से आक्रमण करेगा। तो जब हमारे पास यह हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होगा, अब यहाँ हाइड्राइड आयन का फिर से स्थानांतरण होगा, हाइड्राइड आयन स्थानांतरण होगा, मतलब यहाँ हाइड्राइड आयन का दोबारा स्थानांतरण होगा। तो जब दोबारा स्थानांतरण होगा तो बहुत तेज गति से होगा, तो तेज गति से होगा तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, अगले स्टेप में हमारे पास बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ये बनेगा। और इधर वाला क्या बन जाएगा, इधर वाला हमारा बन जाएगा H पहले से है और यहाँ H पहले से है और ये C6H5 पहले से है और यहाँ OH आ गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया C6H5 CH2OH, बेंजील एल्कोहल। ये बेंजील एल्कोहल उत्पाद बना लिया। और ये हमारा बन गया एल्कोक्साइड आयन, AlKOXID एल्कोक्साइड आयन बन गया। ये एल्कोक्साइड आयन थर्ड बना। अब यह एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, जो हमारे पास पहले पद में जो सोडियम आयन है यहाँ पर, अब ये सोडियम आयन आएगा, यहाँ आक्रमण करेगा। तो जब सोडियम आयन आक्रमण करेगा तब क्या बना लेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O निगेटिव और Na धन आयन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट साल्ट बन जाएगा। तो यही तो बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड उदाहरण नंबर 2 में देखिए, बेंजल्डिहाइड NaOH क्षार से जब अपक्रिया करता है तो एक अणु सोडियम बेंजोएट साल्ट और एक अणु बेंजील एल्कोहल बनाता है। और इसी की अपक्रिया की क्रियाविधि देखिए इधर कैसे होगा। तो क्रियाविधि में सबसे पहले NaOH वियोजित हो जाएगा, सोडियम धनायन OH ऋणायन में न्यूक्लियोफाइल्स बनाएगा। और दूसरे पद में ये न्यूक्लियोफाइल्स तेजी से बेंजल्डिहाइड के एक अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करेगा और ऋणायन फर्स्ट बनाएगा, और ये बहुत फास्ट होगा, ऋणायन फर्स्ट का निर्माण हो जाएगा। ऋणायन फर्स्ट हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अब दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में ये जो ऋणायन फर्स्ट है, इस ऋणायन फर्स्ट में हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होगा। माने पहले ऋणायन फर्स्ट का हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करेगा। देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है। तो जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या बचेगा, इधर से हम यहाँ आएंगे तो ये हमारे पास, ये देखिए अंदर की तरफ आ रहा है बंद। जब ये अंदर आएगा तभी हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर यहाँ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना बंध बना लेगा। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ O और H, O और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा C6H5 C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड O निगेटिव हो जाएगा। H पहला ही से है और एक H यहाँ वाला आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये 2 H हो जाएंगे। तो ये बना लेगा हमारा एल्कोक्साइड आयन, सेकेंड एल्कोक्साइड आयन, सेकेंड आयन बन जाएगा। एल्कोक्साइड आयन सेकेंड बनेगा। अब एल्कोक्साइड आयन सेकेंड बनेगा तो यहाँ हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण फिर से होगा, हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण यहाँ फिर से होगा। तो आइए हाइड्राइड आयन जो हमारे पास ये जो हमारे पास अम्ल बना हुआ है, इस अम्ल का जो है हाइड्रोजन, इस अम्ल का हाइड्रोजन फिर से स्थानांतरण होगा और बहुत ही फास्ट होगा। तो जब फास्ट होगा स्थानांतरण तब क्या बनेगा, तब हमारे पास उत्पाद बन जाएगा इधर वाला बेंजील एल्कोहल C6H5 CH2, यह OH हो जाएगा और यह हमारा एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये एल्कोक्साइड आयन पद नंबर 1 में बना हुआ सोडियम आयन से अभिक्रिया करके
सोडियम बेंजोएट लवण का निर्माण कर लेगा। तो यह है केनिजारो अवक्रिया की क्रिया विधि जो मैंने आपको बता दिया। तो केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं और केनिजारो अवक्रिया का उदाहरण क्या है? तो मैंने बेंजल्डिहाइड का उदाहरण का क्रिया विधि लिखा है, फॉर्मल्डिहाइड का अपने से लिख लीजिएगा। और उसकी क्रिया विधि बेंजल्डिहाइड का केनिजारो अवक्रिया और बेंजल्डिहाइड का केनिजारो अवक्रिया और फॉर्मल्डिहाइड का केनिजारो अवक्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया और उसकी क्रिया विधि बता दिया। अब आगे क्रॉस केनिजारो अवक्रिया किसे कहते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।